जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने कल कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1 पढ़ा था। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप जा कर के वहाँ से उन समस्त वीडियोज़ को देख सकते हैं और कल वाला क्लास आप लोग ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको आज वाली क्लास बहुत बेहतर से समझ में आए। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2 वाला क्लास है और इस पार्ट 2 वाले क्लास में आपको फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जो कि स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल का है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकेप कर लेते हैं कि इस चैनल पर अब तक क्या क्या पढ़े हैं। तो इस चैनल पर बेटा अब तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है। इस चैनल पर अब तक क्या पढ़ा है, तो अब तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ ट्रांसलेशन में हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया है और टेंस के बाद में बेटा इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंसेस को भी पढ़ लिया गया है। और अगर इन समस्त वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए। चैनल पर आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है और पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट के लिंक के साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी लिंक दिया गया है। आप वहां से जा कर के उन समस्त क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी जानकारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग बेटा कल वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, जिसमें पहला सेंटेंस हम लोगों ने पहला कंडीशन देखा था प्रोबेबल कंडीशन और दूसरा देखा था इम्प्रोबेबल कंडीशन। उन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसमें हम लोगों का है तीसरा है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन मतलब होता है असंभावित या फिर फर्जी शर्त। असंभावित मतलब जो हो नहीं सकता है, मतलब असंभावित का मतलब क्या होता है, जो नहीं हो सकता है, अर्थात ये पहले की बात की जाएगी, भूतकाल की बात की जाएगी, या फिर जब हो नहीं सकता है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक शब्द में फर्जी शर्त इसको कह सकते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए कि ये है क्या, तो इसके पहचान को देखिए। पहचान कह रहा है वह वाक्य जिसमें भूतकाल की ऐसी दो शर्त होती है जो पूर्ण नहीं हुई हो। ठीक है, क्या है कि वह वाक्य जिसमें भूतकाल की ऐसी दो शर्त दी हो जो पूर्ण नहीं हुई हो, उसे असंभावित शर्त कहते हैं। असंभावित या फर्जी शर्त कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि जब भूतकाल की शर्त है, कभी पूरा हुआ ही नहीं और भूतकाल में जो हो चुका, जो समय बीत गया, वो पूरा हो भी नहीं सकता है अब, तो इसलिए वो क्या है, फर्जी शर्त है। इसके दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता ती ते आते हैं। दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में या तो ता आएगा या फिर ती आएगी या फिर ते आते हैं। तो इसमें ये तो हुआ पहचान। हम लोग इसका अनुवाद कैसे करेंगे, चलिए अनुवाद देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अनुवाद में पहला नियम है कि यदि इसके यदि या अगर वाले उपवाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे इसमें दो उपवाक्य तो होता है, एक होता है यदि या अगर वाला उपवाक्य, तो उसका अनुवाद किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तथा तो या तब वाले उपवाक्य में वुड हैव या शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब जो आपका तो या तब वाला उपवाक्य है उसमें क्या करेंगे बेटा, तो उसमें या तो वुड हैव लिखेंगे या फिर शुड हैव। मतलब आई या वी है तो शुड हैव लगेगा, और अगर आई या वी नहीं है तो वुड हैव लगेगा। धमकी या दृढ़ निश्चय की स्थिति में पलट जाएगी सहायक क्रिया। तो इसके साथ में और वुड हैव या शुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगा, मतलब दोनों उपवाक्यों में थर्ड फॉर्म ही लगेगा। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को और वहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल्स कह रहा है कि यदि वह स्कूल जाता तो अध्यापक उसे पढ़ाते। देखिए यहाँ पर जाता की बात हो रही है, यहाँ पर पढ़ाते हो रहा है, मतलब दोनों वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता या फिर ते मिल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, मतलब वह जाता, क्या कह रहे हैं कि यदि वह स्कूल जाता, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि वह स्कूल गया नहीं था।
और तो अध्यापक उसे पढ़ाते, तो जब वो स्कूल नहीं गया तो अध्यापक ने भी नहीं पढ़ाया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों कार्य नहीं हुआ है, दोनों ही उपवाक्यों का कार्य नहीं हुआ है। तो जब दोनों उपवाक्यों का कार्य नहीं हुआ तो इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे वाक्य को, ऐसे शर्त को हम लोग इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, असंभावित शर्त कहते हैं। अब देख लेते हैं, इफ़ ही हैड गॉन टू स्कूल, जैसे पहले वाले का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, इफ़ कौन जाता तो वह, इसके लिए ही हो गया। और पास्ट परफेक्ट में बनना है तो सहायक क्रिया हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हैड गॉन कहाँ पर, तो टू स्कूल। इफ़ ही हैड गॉन टू स्कूल, तो अध्यापक उसे पढ़ाते, कौन पढ़ाता, तो टीचर्स। अब टीचर्स अध्यापक हो गया। अब देखिए इसके साथ में क्या लगा, वुड हैव टॉट हिम, क्या लगाएगा, वुड हैव टॉट हिम, यानी इफ़ ही हैड गॉन टू स्कूल टीचर्स वुड हैव टॉट हिम। फिर अगला देखिए, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, अर्थात ना तो तुम मेरे पास आए और ना ही मैंने तुम्हारी मदद की। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कह दिया गया इफ़ यू हैड कम टू मी, इसको पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है। तो इफ़ यू हैड कम टू मी, अब देखिए यहाँ आई लगा तो इसके साथ में शुड हैव लगा, आई शुड हैव हेल्प्ड यू। और मैंने आपको कल वाले क्लास में ही बता दिया था कि यहाँ पर तो या तब की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, केवल कामा का प्रयोग होता है। तो क्या हो गया, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, मतलब हो गया इफ़ यू हैड कम टू मी आई शुड हैव हेल्प्ड यू। और देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप अभी कंफ्यूज होते तो उसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि मेरे पास रुपए होते, यदि मेरे पास रुपए होते तो मैं यह घर खरीद लेता। अब ध्यान देना है बेटा, यहाँ पर दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता ती तो मिल रहा है, लेकिन ये परफेक्ट में नहीं बना है। इफ़, अब देखो आपको बनाना है कि मेरे पास रुपए थे, पास्ट में तभी तो जाएगा, मेरे पास रुपए थे, उस तरीके से। तो आई हैड रुपीज़, मतलब मेरे पास रुपए होते। इफ़ आई हैड रुपीज़ आई वुड हैव बॉट दिस होम, तो मैं यह घर खरीद लेता। यानी इफ़ आई हैड रुपीज़ आई शुड हैव बॉट दिस होम, यदि मेरे पास रुपए होते तो मैं यह घर खरीद लेता। फिर कह रहे हैं यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह सफल होता। तो कौन सफल होता, वह। उससे पहले देखिए इफ़ लिखे, वह कठिन परिश्रम करता, अंत में ता मिल रहा है, और ना उसने कठिन परिश्रम किया ना ही वह सफल हुआ। तो देखिए देखते हैं, इफ़ लिखा गया, उसके बाद में ही हैड वर्कड हार्ड। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड पास्ट परफेक्ट में बन गया कि यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह सफल होता, यानी ही वुड हैव सक्सीडेड। देखिए सक्सीड मतलब सफल होना, और उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सक्सीडेड। तो इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह सफल होता। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नियम इसी का, यानी इम्पॉसिबल कंडीशन का ही दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि दूसरा उपवाक्य पैसिव वॉइस में हो, क्या कह रहा है, यदि दूसरा उपवाक्य पैसिव वॉइस में हो तो दूसरे उपवाक्य में वुड हैव बीन या शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले उपवाक्य का चर्चा नहीं हुआ, पहला उपवाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा, पहला उपवाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। लेकिन अगर दूसरा पैसिव में है तो उसमें वुड हैव बीन या शुड हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब हम कैसे जानेंगे कि पैसिव में है, तो वहाँ पर आ ई ए की मात्रा के साथ जाता जाती जाते मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम प्रधानाचार्य के पास जाते, यदि तुम प्रधानाचार्य जी के पास जाते तो तुम्हारी समस्या हल की जाती। देखो का पर बड़ी की मात्रा की और जाती, जात मतलब मैंने क्या कहा कि आ या फिर बड़ी ई या फिर ए की मात्रा के साथ में जाता जाती जाते ये शब्द आपको मिलते। तो यहाँ पर बेटा मिल रहा है ना, तो क्या हो गया कि यदि तुम प्रधानाचार्य जी के पास जाते, यानी इफ़ यू हैड गॉन टू द प्रिंसिपल,
तो तुम्हारी समस्या हल की जाती। ये आपका क्या हुआ, ये पास्ट परफेक्ट में ही बना। अब ये दूसरा पैसिव में है ना, तो क्या करेंगे, कौन हल किया जाता, तो तुम्हारी समस्या यानी योर प्रॉब्लम किसी के द्वारा तो हल किया जाता, मतलब प्रिंसिपल सर के द्वारा हल किया जाता। तो क्या करेंगे, योर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड, यानी इफ़ यू हैड गॉन टू द प्रिंसिपल योर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। अब इसके बाद में यदि वह मेरे पास आता, यदि वह मेरे पास आता तो उसका मदद किया जाता। ठीक है, ये भी पैसिव में है, किया जाता मतलब वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ जाता मिल रहा है ना। तो अब पहले का तो परफेक्ट में ही बनेगा, इफ़ ही हैड कम टू मी, यानी यदि वह मेरे पास आता। क्या हो गया, इफ़ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आता। और फिर क्या है, ही वुड हैव बीन हेल्प्ड, तो उसकी मदद की जाती। अब यहाँ तक बेटा आशा है कि आपको इम्पॉसिबल कंडीशन के दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और अगर समझ में भी आ गया है तो भी आप लोग बताएं कि हाँ सर जी समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं, दूसरा कंडीशन भी हम लोग कल तक पढ़ चुके थे, आज तीसरा कंडीशन इसमें समाप्त हुआ। अब चौथा कंडीशन देखते हैं कि क्या कहता है। तो चौथा कंडीशन यहाँ से देख लीजिए। चौथा क्या है, यूज़ ऑफ एज इफ़। क्या है, यूज़ ऑफ एज इफ़ यानी मानो या फिर जैसा कि का प्रयोग। तो अब देखिए इसमें पहचानेंगे कैसे, तो कह रहे हैं कि यदि वाक्य में किसी की संभावना की जाए तो एज इफ़ का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई संभावना है तो जब संभावना होगी बेटा तो एज इफ़ का प्रयोग होगा। यानी कि संभावना के लिए जहाँ मानो हो या जैसे हो, अगर इस तरीके का कोई शब्द मिल रहा है तो उसके लिए एज इफ़ का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को या रूल को। तो पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कह रहा है कि यदि पहला उपवाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, क्या कह रहा है कि यदि पहला उपवाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरे उपवाक्य में सभी कर्ताओं के साथ वियर का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि अगर पहला उपवाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे उपवाक्य में क्या करेंगे, सभी कर्ताओं के साथ में वियर का प्रयोग करेंगे। वो चाहे फिर एक वचन का कर्ता हो या फिर बहुवचन का कर्ता हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स है कि तुम्हारी बहन ऐसी दिखती है मानो एक राजकुमारी हो। क्या कहा गया कि तुम्हारी बहन ऐसी दिखती है मानो एक राजकुमारी हो। तो इसमें क्या करेंगे, कौन दिखती है, तो तुम्हारी बहन यानी कि योर सिस्टर। अब दिखना का होता है लुक, और देखिए पहला उपवाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट में है कि नहीं है, तो लुक का क्या कर देंगे, लुक्स कर देंगे, योर सिस्टर लुक्स। अब यहाँ पर ऐसी और मानो दोनों के लिए क्या हो गया, एज इफ हो गया। एज इफ कौन राजकुमारी हो, तो तुम्हारी बहन दिख रही है, तो उसी की तो बात हो रही है, यानी सी वियर ए प्रिंसेस। प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। योर सिस्टर लुक्स एज इफ सी वियर ए प्रिंसेस, तुम्हारी बहन ऐसी दिखती है मानो एक राजकुमारी हो। इसके बाद में बेटा अब अगला देखिए, जैसे कहा गया वह ऐसे चलता है मानो लंगड़ा हो। वह ऐसे चलता है मानो एक लंगड़ा हो, तो कौन चलता है, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही, फिर उसके बाद वाक्स। ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो जब ही वाक्स हो गया वह चलता है। ऐसे और मानो इन दोनों के लिए क्या करेंगे, एज इफ का प्रयोग हो गया। और कौन लंगड़ा हो, तो वह, यानी ही वेयर ए लेम, ही वॉक्स एज इफ ही वेयर ए लेम। तो ये हुआ कि जब एक प्रेजेंट में हो पहला वाला तो दूसरे में सबके साथ वेयर का प्रयोग करेंगी। अब दूसरा नियम देख लेते हैं कि क्या है। तो दूसरा नियम है कि यदि पहला उपवाक्य पास्ट टेंस में हो, यदि पहला उपवाक्य पास्ट टेंस में हो तो दूसरे उपवाक्य में सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। मतलब चाहे कर्ता वहाँ पर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पर पहला पास्ट में है तो दूसरे में सबके साथ में हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है,
एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आप लोगों का है कि वह ऐसे दिखता था मानो एक चोर हो। तो कौन दिखता था भैया? वह। अब वह के लिए ही, और दिखना का लुक होता है तो लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है ना, दिखता था तो सेकंड फॉर्म लगेगा। और ऐसे और मानो के लिए हो गया एज इफ, एज इफ। अब कौन चोर हो? तो वह, यानी ही हैड बीन ए थीफ, ही लुक्ड एज इफ ही हैड बीन ए थीफ। वह ऐसे दिखता था मानो एक चोर हो। फिर अगला है, वह ऐसे प्रतीत होता था मानो एक गंजा हो। देखिए प्रतीत होना ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका होता है सीम, सीम का सेकंड फॉर्म हो गया ही सीम्ड। अब पहला पास्ट में हो गया तो, और ऐसे और मानो के लिए एज इफ लग गया, एज इफ। अब कौन गंजा हो? तो वह, यानी ही हैड बीन ए बाल्ड, ही सीम्ड एज इफ ही हैड बीन ए बाल्ड। देखिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट और पास्ट की बात की है, इसकी बात नहीं की है कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट हो कि कंटिन्यूस हो। अगर प्रेजेंट है कोई भी चारों, तो वहाँ पर क्या लगेगा? दूसरे कर्ता में सबके साथ वेयर लगेगा। और अगर पहला आपका पास्ट में है, पास्ट में से हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो, कुल मिलाकर के अगर वो पास्ट में है तो आपका वो क्या लगेगा बेटा? तो वहाँ पर हमेशा हैड बीन का प्रयोग होगा। अब बात करें फ्यूचर की, तो ऐसे में संभावना के लिए फ्यूचर यहाँ पर नहीं होगा। मतलब पहला ऐसा नहीं कि पहला आपका फ्यूचर हो तो दूसरे में भी ये लगेगा, तो बेटा पहला फ्यूचर नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका ये वाला नियम अब समाप्त हुआ, एज इफ वाला। अब आप लोग एक बार ये बताइए कि क्या ये आपको समझ में आया है या अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न है? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चलिए यहाँ से कुछ ज़रूरी सूचना को देख लेते हैं। ज़रूरी सूचना क्या है? तो ज़रूरी सूचना आपकी ये है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास आप शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। आप लोग इसे भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।